ठीक है भाई। और आज हम लोग रिवीजन करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और उम्मीद है सारे लोगों के पास इस तरह के नोट्स होंगे, वरना नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल लेना। जो मोबाइल ऐप में देखना, ऊपर जहाँ पर वीडियोस पड़ा रहता है उसके बगल में लाइव क्लासेस, और उसके बगल में एक जगह लिखा होगा स्टडी मटेरियल। अब हमने स्टडी मटेरियल पूरा वहाँ पे अपलोड कर दिया, तो वहाँ से निकाल लेना। चलो, और जैसा कि हमने तुम्हें एक बात बताई थी, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाते हैं उस दिन हमने तुमसे एक बात कही थी कि जितने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जीवन की शुरुआत मानी जाती कहाँ से? जाइगोट से। जाइगोट से ऐसा लगता है हम इस दुनिया में हमारा अस्तित्व आता है और डेथ पे जाके खत्म हो जाते हैं। और हमने कहा था कि लेकिन हम लोग जब काउंट करते, लड़का 1 साल का हो गया, 2 साल, तो वो जन्म के बाद करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमने खेत में कोई सीड डाला, सीडलिंग डाला, और अब सीड डाला और हमने कहा इसमें जर्मिनेशन हुआ, छोटा सा सीडलिंग आया, और फिर हो सकता है ये बच्चा जो है 3 साल का हो गया हो, 4 साल का हो गया हो। अर्थात फिर हमने तुमसे कहा कि ये लड़का जो है बारात जाने के लायक हो गया, अर्थात 21 साल का हो गया। और इसके बाद बारात के बाद इसके चिंटू पिंटू पैदा हुए, अर्थात इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। और तुम जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे होता है, और इसके जाके एक नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो जाती है, लेकिन ये राम नाम सत्य हो जाएगा, डेथ को प्यारे हो जाएगा। तो हमने तुमसे कहा था कि चाहे अगर हम एनिमल्स पे पढ़ाते तो चाइल्ड बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को जीवन काल अर्थात लाइफ स्पैन कहते हैं। यानी कि अगर हम अंडे देने वाले जानवरों के लिए पढ़ाते तो हैचिंग से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को हम लोग जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। और अगर प्लांट के केस में पढ़ा रहे हैं तो हम कह सकते हैं सीड जर्मिनेशन से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और इस पूरे जीवन काल को हमने 3 भागों में बांट रखा है। ऐसा लगता है यहाँ से यहाँ तक गौर से देखा जाए तो रूट स्टेम लीफ का साइज बढ़ता है, अर्थात इसको कहते हैं फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ से यहाँ तक ऐसा लगता है कि संतानें पैदा होती हैं, अर्थात इसको जीवन की दूसरी अवस्था कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज माना जाता है। और इस समय के बाद ये तीसरी अवस्था आ जाती है जिसको बुढ़ापा फेज कहते हैं, अर्थात सेनेसेंस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनेसेंस फेज कहते हैं। हमने तुमसे ये बताया था कि इस तरह से जीवन की 3 अवस्थाएं होती है। अलग बात है कि आज हम लोग केवल इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि कैसे रूट स्टेम लीफ की वृद्धि होती है, अर्थात ग्रोथ होती है। तो हमने तुम्हें बताया ग्रोथ किसको कहते हैं। और ग्रोथ तो अलग बात है कि हम तुम्हें बता चुके हैं कि जितने प्लांट होते हैं उसमें अनिश्चित काल तक ग्रोथ होती रहती है। और प्लांट में हम लोग उंगली रख के बता सकते हैं, देखो शूट अपेक्स पर ग्रोथ हो रही, रूट अपेक्स पर हो रही, अर्थात प्लांट में हमने कहा था लोकलाइज्ड बट इनडेफिनिट ग्रोथ होती है। हम लोगों के शरीर पर उंगली रख के नहीं बता सकते कहाँ पे लंबाई बढ़ रही है, लेकिन 21 साल के बाद लंबाई बढ़ना भी बंद हो जाती है। हम लोगों में होती है डिफ्यूज बट डेफिनेट ग्रोथ होती थी, ये बात बता चुके थे। हाँ, प्लांट में इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो लीफ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें एक लिमिटेड ग्रोथ ही होती है। आखिरकार ग्रोथ कहते किसको है? तो ग्रोथ माने होती है सिंपली वृद्धि। ग्रोथ माने क्या होता है? वृद्धि। अर्थात हम तुम्हें कहा था कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन कुछ भी, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। किसका साइज? कह दो एक सेल का साइज हो, या पूरे ऑर्गन का साइज, या पूरे ऑर्गेनिज्म का साइज। चाहे इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज कह देते और चाहे परमानेंट इंक्रीज इन साइज कह देते, इसी को ग्रोथ कहा जाता है। क्योंकि हमने इसलिए इरिवर्सिबल कहा कि अगर एक सूखी लकड़ी को पानी में डाल दो वो भी फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, लेकिन इसको ग्रोथ नहीं मानते, क्योंकि अगर पानी से निकाल कर दोबारा वो सूख जाए तो फिर से उसी अवस्था में आ जाएगी। तो इसलिए रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और हम तुम्हें बताते हैं कि जैसे हमारी तोंद निकल आई, तुम कहो गुरुजी आपकी पेट में बड़ी वृद्धि हो रही, तो हम ये तोंद क्यों निकल आई? जितना हमने खाया है उतना इस्तेमाल नहीं कर पाया, एक्सेस एनर्जी फैट के रूप में स्टोर होने लगी। अर्थात हमने तुमसे कहा था ग्रोथ तभी कहलाती है जब 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 समझ गए ना, कहा जाता है कि ग्रोथ जो होती है तब होती है जब हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस अर्थात एनाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होता है रेदर देन कैटाबॉलिक प्रोसेस के। और हम तुमसे बताए थे जैसे पापा का बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा? जब पापा की इनकम जितनी हो उसकी तुलना में खर्चा कम हो, तभी तुम्हारी दादी कहेंगी हमारा लड़का बड़ा सफल जीवन यापन कर रहा है, घर के काम भी चल रहे हैं और उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, अर्थात पापा सफल इंसान कहलाएंगे। और अगर पापा की इनकम है मान लो 20,000, खर्चा है 25,000, तो पापा कर्जे में रहेंगे, दादी कहेंगी कि ये
बर्बाद हो जाएगा अपने जीवन में। तो मतलब ये हुआ ग्रोथ कहलाती है तब जब एनाबॉलिक प्रोसेस एक्सीड्स कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसलिए ग्रोथ को फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और हम तुम्हें बताएं ग्रोथ एक प्रकार की क्वांटिटेटिव चेंज कहलाता है। कैसा चेंज कहलाता है? क्वांटिटेटिव चेंज। और क्वांटिटी वो होती है जिसको नाप तौल सकते हैं, क्वालिटी को नापना मुश्किल होता है। जैसे हम कहते तुम बड़े गोरे हो तो भाई कितने किलो गोरे हैं, 2 किलो 5 किलो, अरे गोरा एक क्वालिटी है तो ये इसको नापना आसान नहीं है। लेकिन हम कहें आलू 4 किलो है, 5 किलो है, 10 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर, तो इस तरह से जो क्वांटिटेटिव चेंजेज होते हैं उनको मेजर करना आसान होता है। जैसे हम तुम्हें बताएं इन केस ऑफ, अगर हम कहें प्लांट हाइट की बात करें ना, GHT, तो प्लांट हाइट की बात करें तो हम तुम्हें बताएंगे उसकी हम लंबाई नाप लेंगे। पॉलन ट्यूब की देखें ग्रोथ हुई कि नहीं है, उसकी हम लंबाई नाप लेंगे। इन केस ऑफ अगर हम किसी लीफ के साइज की बात करें तो सरफेस एरिया नाप के हम ग्रोथ पता कर सकते हैं। फ्रूट की बात करें तो उसका वॉल्यूम देखकर हम पता कर सकते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल गिनकर हम पता कर सकते हैं कि उनमें कितनी ग्रोथ हुई कितनी नहीं हुई। अगर होल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम उसका फ्रेश वेट या ड्राई वेट तौल कर भी हम उसमें वृद्धि अर्थात ग्रोथ पता कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि ग्रोथ एक प्रकार की क्वांटिटेटिव चेंज है। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग मेनली बात करेंगे प्लांट हाइट से संबंधित। और प्लांट हाइट को किससे नापा जाता है? ऑक्सेनोमीटर से नापा जाता है। दो तुमने ऑक्सेनोमीटर सुने होंगे, एक में जैसे ये स्टैंड है और इस पे हमने ऐसे आर्क लगा लिया। आर्क समझते हो, रेखा गणित पढ़ते थे जिसमें ऐसे चाप लगा होता था और यहाँ पे ऐसे क्लिप पे स्टैंड से लगा दिया हमने आर्क। और हमने तुमसे बोला कि यहाँ पर हमने क्या किया, इस पे हो सकता है डायरेक्ट सेंटीमीटर में निशान लगे हों और यहाँ पर एक एक्सेल होती धुरी होती है, उस पर छोटी सी पुली लगी होती है, एक बड़ी सी भी इसी धुरी से पुली लगी होती है। बड़ी सी छोटी पुली जो होती है इस पर हमने क्या किया, यही धुरी से क्या है एक पॉइंटर फिक्स कर दिया। अब छोटी पुली पर हमने तुम्हें क्या किया, इसमें यहाँ पर मान लो कोई प्लांट रखा है और प्लांट रखा है और हमने तुमसे बोला है कि यहाँ प्लांट है और इधर क्या किया, इस पर प्लांट के अपेक्स पर एक हुक फंसा दिया। भाई मामला थोड़ा इधर हो गया, फिर से बना ले। तो हमने तुमसे कहा कि यहाँ पर अगर प्लांट रखा है और प्लांट की टिप पर हमने एक हुक फंसा दिया है और हुक फंसाने के बाद अगर इसकी डोरी का संबंध अगर पुली से कर दिया है और बैलेंस बनाने के लिए वजन तौल दिया, टांग दिया, अगर अब दिन को पूरे ऑपरेटर्स को धूप में रख दिया और हमने तुमसे कहा कि अगर पौधा ग्रो करेगा तो ये डोरी ढीली पड़ेगी, डोरी ढीली होगी तो ये पुली घूमेगी तो पॉइंटर घूमेगा। पॉइंटर हो सकता है इस 0 से करते करते यहाँ 10 पे आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि पौधे ने एक दिन में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि की। इसको कहते हैं आर्क ऑक्सेनोमीटर। मगर इससे बेहतर होता है एक दूसरा ऑक्सेनोमीटर जिसको फेफर्स ऑक्सेनोमीटर कहते हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है। एक हमने कहा धुरी से क्या किया कि एक स्टैंड लिया, उसमें धुरी पुली लगा दी, एक धुरी से हमने छोटी पुली लगा दी, एक मान लो बड़ी पुली लगा दी। तुम भी जानते हो कि छोटी पुली में जरा सा परिवर्तन बड़ी पुली में महापरिवर्तन दर्शाएगा, ठीक है। अब इधर क्या किया, एक पौधा लिया और पौधे को हमने क्या किया, वही किया, उसके अपेक्स पर एक हमने हुक फंसा दिया और हुक की जो डोरी है उसको छोटी पुली पे टांग दिया, बैलेंस बनाने के लिए वजन टांग दिया। और जो बड़ी पुली है इस पे भी एक डोरी टांग दी हमने कर दी और इस पे भी वजन टांग दिया, लेकिन इसका जो दूसरा सिरा है उस पर एक पॉइंटर अटैच करा दिया। पॉइंटर समझते हो ना। अब इधर क्या किया, एक मोटराइज मशीन होती है और मोटराइज मशीन से पे हमने क्या किया कि राख लगा हुआ एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के ऊपर एक राख लगा हुआ कागज लपेट दिया और उसी से पॉइंटर हिलता रहता है, टच करता रहता है। अब जैसे जैसे वृद्धि होगी तो ये हुक ढीला होगा तो पुली घूमेगी तो ये पॉइंटर भी ऊपर जाएगा। क्योंकि ये ड्रम जो होता है ये ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट करता रहता है और इस पर पॉइंटर जो टच कर रहा है तो जैसे जैसे पॉइंटर ऊपर जाएगा तो इस पे ऐसे ड्रम के ऊपर ऐसे दाग बन जाता है। और तो ये वाला जो फेफर्स ऑक्सेनोमीटर होता है ये ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। एक फायदा तो ये है कि यहाँ बाद में इस ड्रम के ऊपर जो कागज़ लिपटा है उसको छुटा लेते हैं और एक तुम्हें परमानेंट मार्क मिल जाता है। एक बात, दूसरी बात ये होती है कि इससे ये भी पता चल जाता है कि देखो सुबह ग्राफ धीरे धीरे 10 बजे तक है, फिर इसके बाद ग्राफ एकदम ऊपर चला गया, तो इसमें ये भी पता चल जाता है कि दिन में किस घंटे से किस घंटे के बीच प्लांट में ग्रोथ मैक्सिमम हुई। याद आया? तो ग्रोथ रेट भी पता चल जाती है। इसका नाम था फेफर्स ऑक्सेनोमीटर। चलो हम तुम्हें ये बताते हैं कि आखिरकार किसी भी ऑर्गेनिज्म में या उसके ऑर्गन में या सेल में आखिरकार ग्रोथ होती ही क्यों
क्यों है? तो चाहे तो हम कहते हैं कि काज ऑफ ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कराने का मुख्य कारण क्या है ग्रोथ। तो हम तुम्हें बताएं, जैसे मान लो हमारी ये बाइसेप्स है, इसकी अपनी कोई मोटाई है अर्थात कोई साइज है, और हम चाहते हैं मान लो दुगनी मोटी हो जाए। तो कैसे मोटी हो जाए? अगर ये 50,000 मसल फाइबर से बनी है तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ 50,000 के बजाय 1,00,000 मसल फाइबर हो जाए। दुगने मसल फाइबर होने से हो सकता है इसकी वृद्धि दुगनी हो जाए। तो ग्रोथ का एक कारण होता है ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल की गिनती बढ़ जाए। और सेल का नंबर बढ़ेगा क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन होगा, या इसको कह सकते हो ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन। और ऐसा लगता है नंबर दुगना हो जाए, 4 गुना हो जाए, और गुना को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो कभी कभी इस ग्रोथ को जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। और तुमने प्लांट में सुना होगा, जैसे मान लो तुमने प्लांट में सुना होगा, प्लांट की ये रूट है, यहाँ पर डिवाइडिंग सेल का मास होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है रूट या शूट के अपेक्स पर, और यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो प्लांट की रूट का साइज बढ़ेगा। तो हमने तुम्हें बताया कि इस तरह से होता है। हम ये अलग बात है कि इससे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये एक सेल है, तो बताते हैं कि जो कॉर्न रूट टिप होती है, मक्का के पौधे की रूट की टिप की एक सेल जो होती है वो इतनी देर में इतनी सारी सेल्स में बदल जाती है। कितनी? 17,500 सेल्स में बदल जाती है। 1 घंटे में ना 17,500 सेल्स बन जाती है। कितनी देर में? तो हमने बताया था 17,500 सेल्स बन जाती है, 1 घंटे में बन जाती हैं। तो सोचो जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी रूट का साइज इतनी बड़ा बन जाएगा। ऐसी ग्रोथ को कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने तुम्हें बताया था कि इसी आधार पर हम लोग 2 प्रकार के शब्द बोला करते थे, 2 प्रकार के शब्द बोलते थे। कहा था कि ऐसी प्लांट बॉडी में वो सेल्स जो सिंस बर्थ अर्थात जिनमें पहले बिगिनिंग से सेल डिवीजन की क्षमता होती है, उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते थे, और उनकी वजह से अगर साइज बढ़ती है तो प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे इसको। तो हमने तुमसे बताया था ग्रोथ इसी आधार पर 2 प्रकार की कह सकते हो। एक तो कह सकते हो प्राइमरी ग्रोथ, जो होगी क्यों? ड्यू टू डिवीजन इन प्राइमरी, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम, अर्थात समझते ना। अब प्राइमरी मेरिस्टम कौन होता है? तो भाई जो रूट के अपेक्स पर, शूट के अपेक्स पर जो डिवाइडिंग सेल्स का मास होता है वो प्राइमरी मेरिस्टम ही तो होता है, क्योंकि वो या तुमने इंटरकैलरी मेरिस्टम का नाम सुना, वो भी प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल होता है। लेकिन साथ साथ ध्यान करो, हमने जब तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ाया था और ये कहा था कि जो काम लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं, बाद में होते हैं, दूसरे नंबर पर होते हैं, उन्हीं को सेकेंडरी कहा जाता था। ऐसा कोई टिश्यू जो बाद में बने उसको सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। ऐसे कोई एक्टिविटी जो बाद में हो सेकेंडरी का। तो यहां पर हमने कहा था, और जैसे ध्यान करो, या एक डेफिनेशन और भी बताई थी कि जब कभी परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की क्षमता आ जाए तो ऐसे बने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम कहते थे। ध्यान करो, कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स के सेल्स में या हाइपोडर्मिस के सेल्स में डिवीजन की क्षमता आने से बनती थी। रूट के केस में हमने ये कहा था पूरा का पूरा वैस्कुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी मेरिस्टम का ही एग्जाम्पल हुआ करता था, और इसकी वजह से होने वाली ग्रोथ को हम लोग क्या कहते थे? सेकेंडरी ग्रोथ कहते थे। तो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जो ग्रोथ होती थी उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते थे। या यहां पर ये कह सकते हो कि ऐसी ग्रोथ जो सेल डिवीजन होता है किसमें? सेकेंडरी मेरिस्टम की में सेल डिवीजन की वजह से होता था। इसी तरह हमने तुमसे, तो ग्रोथ का एक कारण तो ये हो सकता है कि ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन सेल नंबर। एक और कारण हो सकता है किसी भी अंग का, जैसे हमने कहा था हमारी बाइसेप्स मान लो दुगनी मोटी हो जाए, इसमें 50,000 मसल फाइबर है, और मान लो मसल फाइबर 50,000 ही बने रहे, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी मसल दुगनी मोटी हो जाए। तो अब क्या तरीका है? प्रत्येक मसल फाइबर अगर दुगना मोटा हो जाए, ओवरऑल मसल दुगनी मोटी हो जाएगी, गिनती उतनी रहे, और प्रत्येक मसल फाइबर का साइज बड़ा हो जाए। तो ऐसी ग्रोथ को कहेंगे ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन सेल साइज, या कह दो ग्रोथ ड्यू टू सेल इलोंगेशन। क्या कह सकते हो? सेल इलोंगेशन कह सकते हो। और इस ग्रोथ को हमने तुम्हें बोला कि कभी कभी ऑक्सीडेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझाएं? जैसे वाटरमेलन देखा हो, बताते हैं वाटरमेलन की एक सेल अपनी पूरी लाइफ में ओरिजिनल से 3.5 लाख गुना बड़ी हो जाती है। कितने लाख गुना? इतने टाइम से इनलार्ज कर जाती है। तो अब प्रत्येक सेल का साइज बढ़ जाएगा, ओवरऑल तरबूज का वाटरमेलन का साइज बढ़ जाएगा। अब हमने तुमसे एक बात बताई थी, यहाँ इंक्रीज इन सेल साइज 2 तरह का हो सकता है। जैसे तुमने एनिमल सेल की बात बताएं, तो तुम एनिमल सेल जैसे मान लो ये है, ये हम लोगों की बॉडी की सेल्स है, अब ये इसका साइज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसकी वजह से बढ़ गया, इसमें खूब सारा प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज हो गया। लेकिन तुम जानते हो प्लांट सेल जो होती है उनमें ऐसा लगता है पानी से भरा हुआ है, गुब्बारा भी होता है, जिसको हम लोग वैक्यूल कहते थे, जिसके अंदर के फ्लूइड को सेल सैप कहते थे। अब जैसे जैसे गुब्बारा एक्सपेंड
एक्सपेंड करेगा, ओवरऑल सेल एक्सपेंड करेगी ना। तो हमने तुमसे कहा था कि प्लांट सेल में इंक्रीज इन सेल साइज होता है इस वैक्यूल की फूलने की वजह से हो सकता था। मतलब इसी आधार पर ये ग्रोथ भी दो प्रकार की होती है, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा अर्थात साइटोप्लाज्म, तो इसको कहेंगे हम प्लाज्मेटिक ग्रोथ। क्या कहेंगे? प्लाज्मेटिक ग्रोथ कहेंगे। अब ड्यू टू गुब्बारा फूलना तो इसको कहेंगे एक्सपेंसिव ग्रोथ, एक्सपेंशन की वजह से हुआ ना तो इसको कहेंगे एक्सपेंसिव ग्रोथ या ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक ना। इस तरह से ये ग्रोथ भी दो प्रकार की होती है। फिर हम तुम्हें बताएंगे कि किसी भी अंग का साइज बढ़ जाए एक तीसरा कारण और हो सकता है। यहाँ बॉटनी में उतना कॉमन नहीं होता, लेकिन जब हम तुम्हें एनिमल टिश्यू में हम बोन्स और कार्टिलेज बताएंगे तो हम तुम्हें एक बोन या कार्टिलेज काट के दिखाएंगे, अलग बताएंगे कि कार्टिलेज के ऊपर जैसे ये फाइब्रस कवरिंग होती है उसको पेरी कॉन्ड्रियम कहते हैं, अंदर ग्राउंड मैट्रिक्स भरा होता है इसको कॉन्ड्रिन कहते हैं। और जैसे हम ब्रेड से दिखाते हैं, ब्रेड की स्लाइस लेके आया करते हैं, ब्रेड की स्लाइस में छोटे छोटे पोर होते हैं, पिट होते हैं, वैसे यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। इन्हीं सैलो पिट को हम उस समय बताया करेंगे लैकुनी कहा करते हैं। और इन्हीं में ऐसा लगता है ये सरसों के दाने रख दिए अर्थात कोई सेल्स रख दी, इन्हीं सेल्स को कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट। बोन पढ़ाएंगे तो ऑस्टियोसाइट कहेंगे, कार्टिलेज पढ़ाएंगे तो कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे। और इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट से ये ग्राउंड मैट्रिक्स सिक्रीट होता है। जैसे जैसे ग्राउंड मैट्रिक्स सिक्रीट होगा उसको डिपॉजिट होने के लिए जगह चाहिए, वैसे वैसे ओवरऑल कार्टिलेज का साइज बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ग्रोथ क्यों हो रही? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्राउंड मैट्रिक्स, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो तीसरी ग्रोथ का कारण हो सकता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, पास होते ना। और ऐसी ग्रोथ को एक्रेशनरी ग्रोथ कहते हैं। ये प्लांट में कम कॉमन होती है, एनिमल्स में खासतौर से बोन्स और कार्टिलेज में ज्यादा कॉमन होती है। याद आया? इस तरह से ग्रोथ के तीन मुख्य कारण होते हैं। ये अलग बात है कि हमने तुमसे कहा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि जब बैक्टीरिया अकेली एक सेल है, अब हम अकेले बैठे हैं और तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरे, तो हम यहाँ इन बिटवीन टू सेल्स कोई चीज़ डिपॉजिट होने का लिए कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो अकेला होता है। और बैक्टीरिया में ये वाली ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि एक सेल का साइज कितना भी बड़ा हो जाए नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ती है। खुद रॉबर्ट हुक ने सेल को माइक्रोस्कोप से ही देखा था। अलग बात है कि जो मुर्गी का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है, या फिर जो सिट्रस फ्रूट्स के जूसी हेयर होते हैं वो नेकेड आई से दिखाई पड़ते हैं, मगर ज्यादातर एक सेल्स को नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो बैक्टीरिया का अगर इंक्रीज इन सेल साइज हो भी जाए तो इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। तो हमने कहा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मुख्य कारण माना जाता है ड्यू टू ग्रो सेल डिवीजन। अलग बात है। चलो हम ये ग्रोथ जो होता है इसको किसी प्लांट में समझाएं, इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। यहाँ हटा लें। तो जैसे मान लो हमने तुमसे कहा कि ये प्लांट कोई सीड जर्मिनेट हुआ और एक सीडलिंग तैयार हुआ, हमने मिट्टी में कोई ऐसे बीज डाला और हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि उस जर्मिनेट हुआ तो यहाँ से सीडलिंग निकल आया। अब जो देखो पेड़ का बच्चा निकलेगा तो उसके वही बॉडी पार्ट हो गया जो उसके पापा होते हैं। जैसे हम लोगों में आँख नाक मूछ पूछ होती है, इसमें क्या होगा? रूट स्टेम लीफ होगी। तो अभी ऐसा लगता है ये प्लांट के बच्चे का स्टेम निकाला। स्टेम की सबसे बड़ी पहचान होती है नोड और इंटरनोड का होना। जहाँ पर नोड होती है वहीं पर इसकी पत्तियां लगी होती है। इन लीव्स को एम्ब्रियोनिक लीफ या कॉटिलेडन कहते हैं। ऊपर नीचे डिवाइडिंग सेल का एक मास होता है जिसको रेडिकल कहते हैं, ऊपर भी डिवाइडिंग सेल का एक मास होता है जिसको हम प्लिम्यूल कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, बड़ा हो जाए अगर मान लो इसको अब थोड़ा एडल्ट प्लांट में बढ़ाएं तो ये हो गया मान लो थोड़ा सा अब पौधा ग्रो करके बड़ा हो गया। हम चाहे स्टेम पे पढ़ा दे चाहे रूट, चलो हम रूट पे पढ़ाने जा रहे हैं। तुम जानते हो रूट जो होती है उसमें सबसे आगे तो खैर थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है पैरेन्काइमेटा सेल्स की, उसको तो रूट कैप कहते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद डिवाइडिंग सेल का मास होता है, उसके बाद जो सेल्स बनती हैं वो होने लगती तो मैच्योर, लेकिन गुब्बारे की तरह फूलने लगती है ऐसे ना और इलोंगेट करने लगती है। और जैसे जैसे सेल और पुरानी हो जाएंगी ये जो होती हैं हमने कहा था मैच्योर हो जाएंगी अर्थात मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेंगी। अब इसके बाद इनका साइज सेल का नहीं बड़ा करेगा। तो तुम्हें ध्यान हो, इसलिए हम लोग एक रूट के 4 जोन पढ़ते थे। सबसे पहला जोन तो ये पढ़ते थे जिसको कहते थे जोन ऑफ रूट कैप, दूसरा ये लाल वाला पढ़ते थे जोन ऑफ मेरिस्टम, तीसरा ये पढ़ते थे जोन ऑफ एलोंगेशन, चौथा वाला ये पढ़ते थे जोन ऑफ मैचुरेशन भी कहते थे और जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन भी कहते थे, क्योंकि यहाँ तक आते आते सेल कुछ कार्टेक्स में बदल जाती है, कुछ इंडोडर्मिस में बदल जाती है, कुछ पेरीसाइकिल में बदल जाती है, अलग अलग टिश्यू बन जाते हैं और साथ साथ इसको जोन ऑफ रूट हेयर भी तो कहते थे। अब चलो जैसे जैसे और समय व्यतीत हुआ हो सकता है पौधे की जड़ और लंबी हो गई हो, चलो ये तो रूट कैप है कोई बात नहीं। इसके बाद बात आती है
डिवाइडिंग सेल्स की। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे समझाने के लिए कहें कि ये जो रूट कैप से तो हटा ही देते हैं, मान लो ये वाला जो जोन था, अभी पढ़ाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि मान लो इसकी वजह से रूट की लंबाई थी 1 इंच की, ठीक है, लेकिन जब एडल्ट बना तो हो सकता है इसकी लंबाई इतनी हो गई, मतलब 3 इंच हो गई होगी। जो इससे सेल्स बनेगी वो गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है ये सेल्स ऐसे फूलना शुरू हो गई हों, ऐसे सेल्स फूलना शुरू हो गई हों। तो हम ये कहना चाहते हैं मान लो इसकी वजह से यहाँ पर अगर मान लो 4 इंच की लंबाई थी तो हो सकता है यहाँ पर हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि 20 इंच की लंबाई हो गई हो। अब ये मैच्योर सेल थी, हो सकता है इनकी वजह से हम करने मान लिया कि 2 इंच की लंबाई थी, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स मैच्योर हुई हैं नीले रंग से बना दें तो ऐसा लगता है इनकी वजह से इस रूट की जो लंबाई है वो मान लो अब हो गई 6 इंच की हो गई, ऐसे समझाने के लिए। तो हम तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि इसी तरह पूरी रूट में जो ग्रोथ की फेजेज है इसी आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये हुई ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मैचुरेशन। एक तो तुम्हें हम ये बताना चाहते हैं इस डायग्राम से कि देखो मैक्सिमम ग्रोथ किस वजह से होती है, तो प्लांट में मैक्सिमम ग्रोथ सेल इलोंगेशन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? सेल इलोंगेशन की। इसकी हमने लंबाई 5 गुना बढ़ा दी, जबकि इनकी सबकी जानबूझ कम बढ़ाई है, 3 गुना बढ़ाई है, इसकी 5 गुना बढ़ा दी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम तुम्हें बता रहे हैं कि किसी प्लांट में, किसी ऑर्गन में ग्रोथ की अगर फेजेज की बात करें तो 3 फेजेज बनाई जा सकती हैं। पहली फेज वो लाल वाली सेल्स की जिसको कहेंगे ग्रोथ ऑफ मेरिस्टम, क्या कहेंगे, मेरिस्टमेटिक जोन, और दूसरी कौन सी कहेंगे, ग्रोथ इलोंगेशन जोन, और तीसरा कौन सा कहेंगे, मैचुरेशन जोन। पता तुम्हें, जब हम तुम्हें प्लांट एनाटॉमी में मेरिस्टमेटिक टिश्यू पढ़ाए थे तो हमने कहा था मेरिस्टमेटिक टिश्यू की एक बड़ी खास बात होती है कि यहाँ बार बार डिवीजन होता है। तो ये ऐसा लगता है प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, मत बोलना बॉटनिक सेल पढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर सेलोजिक सेल वाल तो होनी ही होनी। लेकिन हमने तुमसे बताया कि ये क्या होता है, सेल बन पाती है तब तक फिर डिवीजन हो गया, तो फिर यहाँ पर ऐसे 1 से 2 बन गई सेल और उनके ऊपर सेल वाल तो होनी होनी है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सोचो बच्चा पैदा होता है तो उसके तलवे की स्किन भी हमारे गालों से भी ज़्यादा पतली होती है। वो तो हम लोग जब कई सालों तक 18-20 साल तक पैदल चलते रहते हैं तब हमारे सोल की स्किन थिक हो पाती है। तो ऐसा यहाँ बार बार डिवीजन होना होता है, इन सेल्स को मौका ही नहीं मिल पाता है कि प्राइमरी सेल के वाल के नीचे सेकेंडरी सेल वाल बन पाए। इसलिए हमने तुमसे कहा था मेरिस्टमेटिक सेल्स थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक होती हैं, और साथ ही साथ ये कहा था कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू अर्थात डिवाइडिंग सेल्स का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है ना, और इन सेल्स के बीच में खूब प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, अर्थात प्लाज्मोडेस्मेटा भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो हमने जोन ऑफ इलोंगेशन बताया उसमें कुछ नहीं है, सेल्स ज़्यादातर इलोंगेट करती हैं, और जोन ऑफ मैचुरेशन तक आते आते सेल्स जो होती है अपना मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेती है। जैसे हम मैच्योर हो गए तो अब हमारी लंबाई बढ़ने का चांस ज़्यादा नहीं होता है, और यहाँ तक आते आते सेल्स में सेकेंडरी सेल वाल भी बन जाती है, अर्थात सेल वाल थिक वाल्ड हो जाती है, सेल्स थिक वाल्ड हो जाती है, बात होती है ना। इस तरह से हमने तुम्हें यहाँ पर एक बात बताई कि किसी भी प्लांट ऑर्गन में ग्रोथ के 3 मुख्य कारण होते हैं। प्लांट में ज़्यादातर ग्रोथ होती है ड्यू टू सेल इलोंगेशन। फिर से बताना, एक वाटरमेलन सेल अपने जीवन में कितना साइज लार्ज कर लेती है, ओरिजिनल से 3.5 लाख गुना। एक मक्का के पौधे की जड़ की जो सेल होती है वो 1 घंटे में कितनी डॉटर सेल बना देती है, 17,500 बना देती है ना। इस तरह से हमने तुम्हें कहानी बताई। अच्छा एक बात बताएं कि ग्रोथ एक शब्द होता है और एक शब्द होता है ग्रोथ रेट। जैसे तुम हमसे कहो कि गुरुजी आपकी तोंद बड़ी निकल आई, तो निकल आई, ठीक निकल आई, हम क्या करें, तो तुम लेकिन ये कहो गुरुजी आपकी इधर 1 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ तब से बहुत तोंद निकल आई, तो एग्जैक्ट बात होती है। ग्रोथ माने सिंपली होता है, ग्रोथ अगर पता करनी हो तो तुम कहोगे पहले कमर थी 32 अब हो गई 36, तो कितनी वृद्धि हो गई, तो तुम कहोगे 36 माइनस 32, अर्थात फाइनल पैरामीटर माइनस इनिशियल पैरामीटर। हमने पैरामीटर इसलिए लिख दिया कि पता नहीं हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि लीफ के सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि हम फ्रूट के साइज के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इस तरह से तब तो ये ग्रोथ हो गई। और तुम भी जानते हो जब किसी काम को
पर यूनिट टाइम किया जाता है तो रेट बन जाता है। तो अगर कोई पूछे कि ग्रोथ रेट किसको कहते हैं तो कहते हो फाइनल पैरामीटर और पैरामीटर माइनस इनिशियल पैरामीटर अपॉन टाइम, तो अब ये ग्रोथ बन जाती ना, ग्रोथ रेट बन जाती है। और हम तुम्हें बताएं 2 प्रकार की ग्रोथ रेट बायोलॉजी में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक होती है एरिथमेटिक, एक होती है एरिथमेटिक ग्रोथ रेट और एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या अंतर होता है जरा समझो। जैसे मान लो हमने सुबह 10 बजे देखा कि हमारी प्याली में एक सेल रखी है, एक मान लो सेल रखी 10 बजे की बात है, ठीक है। अब इसमें डिवीजन हुआ तो 1 घंटे बाद हमने क्या देखा कि मान लो 11 बजे जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि हमारी प्याली में इस तरह की मान लो अब 2 सेल्स हो गई। ठीक है, 2 सेल हो गई, कोई बात नहीं, इनमें डिवीजन हो गया होगा। फिर हमने 12 बजे जब देखा, 12 बजे देखा तो देखा कि क्या कि प्याली में अब टोटल 3 सेल हो गई। ठीक है, अच्छा फिर मान लो हमने 13 बजे देखा यानी कि 1 बजे के आसपास देखा तो हमने देखा क्या कि हमारी अब सेल प्याली में टोटल 4 सेल हो गई। चलो इस चीज को ग्राफ से दर्शाते हैं। एक तरफ हमने क्या किया, टाइम ले लिया, एक तरफ नंबर ऑफ सेल्स ले ली और हमने क्या देखा कि सुबह 10 बजे मान लो प्याली में 1 सेल थी, फिर 11 बजे प्याली में 1 सेल और आ गई यानी कि टोटल 2 हो गई, फिर 12 बजे प्याली में 1 और सेल आ गई यानी कि 3 सेल आ गई, 13 बजे प्याली में 1 सेल और आ गई, 4 सेल हो गई। चलो सारे पॉइंट को हम मिला के देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आ रहा, कैसा, सारे कॉर्नर मिलाते जाओ, स्ट्रेट लाइन आ रहा ना। तो इस तरह से हमने कहा था इस तरह की ग्रोथ जब सीधी सीधी ग्रोथ होती है कि पर यूनिट टाइम एक निश्चित नंबर ऑफ सेल्स का ही इजाफा होता है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम लोग एरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब भी एक सेल में डिवीजन होता है, 2 डॉटर सेल बनती हैं, 2 में से एक परमानेंट हो जाती है अर्थात उसमें डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाती है, जबकि एक में डिवीजन होता रहता है। तो ये तो ऐसा सच पहले से रखी है, इसके डिवीजन से फिर 2 डॉटर सेल बनी, हो सकता है इसमें से फिर एक परमानेंट हो गई हो, एक अभी भी मेरिस्टेमेटिक बनी रहे, फिर इसमें डिवीजन हुआ, इससे 2 बनी, ये तो ऐसा सच पहले से रखी, ये ऐसा सच पहले रखी, इसके डिवीजन से जो 2 बनी उनमें से एक परमानेंट हो। तो इस तरह से जब कभी 2 डॉटर सेल में से एक मेरिस्टेमेटिक बनी रहे केवल, तो फिर इस तरह की ग्रोथ में पर यूनिट टाइम एक निश्चित नंबर ऑफ सेल्स का इजाफा होता है। और इसको ग्राफ से दर्शाएं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। वैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग एक इक्वेशन पढ़ा करते थे, v बराबर u प्लस at, याद आया? तो क्यों अगर हम तो यहां पर भी ऐसी मैथमेटिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि v क्या होता था, v बराबर u प्लस at, ऐसा लगता है lt बराबर वहां l नॉट कर सकते हैं यहाँ और प्लस rt। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल इक्वेशन से भी दर्शा सकते हैं, ये यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। ठीक है ना, ऐसी ग्रोथ तुमने बॉटम में कहीं सुनी है? बिल्कुल सुनी है भाई, ध्यान करो। जब हम लोग तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ाए थे और उस समय चाहे हम वैस्कुलर कैम्बियम चाहे कॉर्क कैम्बियम किसी पे भी समझा दें, मान लो ये इंडोडर्मिस है, मान लो ये एपिडर्मिस ऐसी मान लो, और यहाँ पर हमने तुम्हें कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स बताया था, प्लांट के केस में बताया तो हाइपोडर्मिस भी था, इतना टाइम नहीं जो इतनी जल्दी जल्दी बता पाए। ठीक ना, और फिर क्या कहा था कि ये सेल्स जो होती है मेरिस्टेमेटिक होने लगती थी और यहाँ पर ऐसे पूरी रिंग बन जाती थी और इन रिंग को ही कहते थे, ऐसी पूरे में बना दें तो इस रिंग को ही कहते थे कॉर्क कैम्बियम। और फिर हम बताते थे इनकी सेल्स में पेरिक्लाइनल चाकू चलता है, एक बाहर एक अंदर की तरफ सेल्स बनती थी। हो सकता है बाहर वाली सेल्स मेरिस्टेमेटिक बनी रहे लेकिन अंदर वाली मैच्योर हो जाए और सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाने लगती थी। तो यहाँ पर हमेशा यही होता था कि एक कॉर्क कैम्बियम की सेल्स में डिवीजन होता था, 2 में से कोई एक डिवाइडिंग बनी रहती थी, एक परमानेंट में बदल जाती थी। तो इस तरह की ग्रोथ होती होगी वहाँ ना अरिथमेटिक। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो सुबह 10 बजे की बात है, हमने देखा कि हमारी प्याली में एक सेल रखी है, ठीक है 10 बजे। फिर मान लो हमने 11 बजे प्याली को ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि हमारी प्याली में मान लो नंबर ऑफ सेल्स 2 हो गई, यानी कि 1 घंटे में एक नई सेल का इजाफा हो गया। फिर हमने 12 बजे जब देखा तो मान लो हमारी प्याली में नंबर ऑफ सेल्स हो गई 4, यानी कि अब की बार उसी 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में मात्र 1 सेल का इजाफा हुआ था, अगले 1 घंटे में 2 सेल का इजाफा हो गया, मतलब दुगनी सेल का इजाफा हो गया। फिर मान लो 13 बजे हमने अपनी प्याली को ऑब्जर्व किया तो पता चला हमें 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि प्याली में टोटल नंबर ऑफ सेल हो गई 8।
पहले 1 घंटे में एक नई सेल का मुनाफा हुआ, फिर 1 घंटे में अचानक दुगनी अर्थात 2 सेल्स का, फिर अगले घंटा, टाइम वही 1 घंटे का है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स हमें इतनी सारी नई इजाफा हो गई ना। चलो अच्छा, इसको हम तुम्हें कहा था ग्राफ से दर्शाएं। एक तरफ हमने टाइम लिया, इधर 10 बजे हैं तो हमारी प्याली में हो सकता है मात्र 1 सेल थी। फिर हमने कहा था जैसे ही 11 बजे हमारी सेल प्याली में 2 सेल हो गई। इस स्लैब की तुलना में ये दुगना डिस्टेंस पे है। फिर हमने यहाँ पर मान लो 12 बजे तो यहाँ अचानक हमको 4 सेल हो गई, इसकी तुलना में ये दुगने पे है। फिर मान लो 13 बजे, समय उतना ही बढ़ा रहे 1-1 घंटा करके, तो अब मान लो यहाँ प्याली में सेल्स हो गई, नंबर ऑफ सेल्स हो गई 8, इसकी जगह से ये दुगना हो गया। चलो हम सारे पॉइंट अगर मिलाते हुए एक ग्राफ खींचें तो देखें ग्राफ कैसा आएगा। तो हमें लगता है ग्राफ हमारा ऐसा आ रहा, देखो तो शुरू में तो धीरे धीरे बड़ा करते ऐसे ऊपर चला गया। इनकी ग्राफ ऐसा लगता है अंग्रेजी के इस अक्षर जैसा आता है। किस अक्षर जैसा? जे शेप्ड आता है, ठीक है ना, जे शेप्ड आना चाहिए ग्राफ। तो हम तुमसे कहा था ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हुआ, जब भी इस सेल में डिवीजन हुआ 2 डॉटर सेल बनी, अब दोनों मेरिस्टेमेटिक बनी रही, दोनों में डिवीजन की क्षमता बनी रही। नतीजा इसमें डिवीजन हुआ तो भी 2 डॉटर सेल बन गई और इसमें डिवीजन हुआ तो भी डॉटर। तो जब प्रत्येक डॉटर सेल में डिवीजन की क्षमता बनी रहती है तो दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रोथ होती है। ऐसी ग्रोथ को ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कहते हैं ना। तुमने कहीं बायोलॉजी में ऐसी देखी है ग्रोथ? बिल्कुल देखी है। अरे सोचो, जब मम्मी के यूट्रस में हम लोग होते हैं तो सिंगल सेल ही तो होते हैं, जाइगोट, और 9 महीने में देखते देखते हजारों लाखों अरबों सेल्स बन जाती है जिससे पूरा शरीर बन जाता है। 9 महीने में हम लोग बायोलॉजी नहीं खत्म कर पाते हैं, यहाँ पूरा नया जीव बन जाता है। तो कितनी तेज ग्रोथ होती है, दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रोथ होती है। तो जो जाइगोट में अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ग्रोथ होती है वो इसी तरह की ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है ना। तो ग्राफ कैसा आता है यहाँ? जे शेप्ड। लेकिन तुमने बताएं इस समाज में देखा गया, इस दुनिया में देखा गया प्रैक्टिकली कि जे शेप्ड ग्राफ आता कभी नहीं। आना चाहिए जे शेप्ड, आता नहीं। आता तो अंग्रेजी के इस अक्षर जैसा है। किस अक्षर जैसा? यस के आकार का होता है। इस ग्राफ को सिग्मॉइड ग्राफ आता है। ये अलग बात है, जब तक इसमें ग्रोथ रेट धीरे धीरे हो रही है तब तक इसको क्या कहते हैं? फेज कहते हैं, लैगिंग फेज कहते हैं। जब ग्रोथ कर्व बहुत तेज ऊपर उठता है तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज कहते हैं। और जब लगभग ग्राफ की ऊपर की तरफ बढ़ना बंद हो जाता है तो इसको स्टेडी फेज कहते हैं ना, तो स्टेशनरी फेज भी कह सकते हो। और तीनों फेज को मिला दो तो ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ कहते हैं इसको। तो हमने तुमसे ये बताया था कि समाज में ऐसा देखा गया कि आना चाहिए जे शेप्ड, लेकिन आता नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वजह समझो। जैसे तुम जानते हो मुर्गी रोज अंडा देती है, तो उसके फिर अंडे से अंडा बनता चला जाए, मान लो अंडा से फिर बच्चे से फिर अंडा निकले। तो यहाँ तो दुगनी ग्रोथ, रात चौगुनी ग्रोथ होनी चाहिए। इनकी धरती पर मुर्गियाँ होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ हम लोग चाँप जाते हैं आमलेट बना के, और कुछ जो है तगड़ी के रूप में खा जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे किसी समाज में पॉपुलेशन बढ़ता है तो लोगों के बीच, ऑर्गेनिज्म के बीच स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। हम तुमसे बताया करते हैं झगड़े के सदा 3 कारण होते हैं। जर जोरू जमीन, गांव के लोग कहते हैं ऐसा, जर जोरू जमीन, अर्थात स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के स्ट्रगल के 3 कारण होते हैं। नंबर 1 फूड, भोजन के लिए झगड़ा होता है। कई बार हमने देखा है कि शेरनी शिकार करके लाती है और जो हैना टाइप के, कुत्ते टाइप के जानवर होते हैं वो भैंसा को खींच ले जाते हैं। तो कई बार हैना के बीच और शेरनी के बीच झगड़ा होता है। काहे के लिए? उस मांस के लिए, उस भोजन के लिए। तो पहला कारण होता है फूड। दूसरा होता है शेल्टर, शरण के लिए, निवास स्थान के लिए। कई बार हमने देखा चूहा अपने परिवार के साथ बिल बना के रहता है, बरो बना के रहता है। सांप आता है और चूहा को भी खा जाता है और उसके मकान पर कब्जा कर लेता है। तो ये जो सांप या नेवला के बीच जो झगड़ा हो रहा है ये शेल्टर के लिए होगा, शरण के लिए, निवास स्थान के लिए होता है। और तीसरा होता है मैटिंग पार्टनर के बीच, मैटिंग पार्टनर के लिए। मैटिंग पार्टनर वाला कैसे होता है? मैटिंग पार्टनर वाला कभी शेर और हैना के बीच नहीं होता है कि भाई इस शेरनी से हम शादी करेंगे या हैना का हम शादी करेंगे। मैटिंग पार्टनर वाला झगड़ा हमेशा एक ही स्पीसीज के 2 ऑर्गेनिज्म के बीच होता है। 2 शेर में झगड़ा होगा शेरनी के चक्कर में। और तुम समझ जा रहे हो, पूरी महाभारत ऐसे ही बन गई है कि नहीं? तो हम तुम्हें बताते हैं स्ट्रगल के 3 कारण होते हैं ना। और स्ट्रगल भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, यानी कि सुनामी आ गई और मानव जाति तबाह हो जाए, भूकंप आ गया, मानव कोरोना आ जाए तो तबाह हो जाए। तो इस तरह से एक तो होता है इन्वायरमेंटल, और दूसरा होता है समझ गए ना, इंटर स्पेसिफिक, अर्थात 2 अलग अलग जातियों के बीच झगड़ा। जो वो हैना और शेर वाला था वो इंटर स्पेसिफिक होता है। और तीसरा पर झगड़ा होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही जाति के लोगों के बीच झगड़ा। मैटिंग पार्टनर वाला झगड़ा ऐसा ही बताया था ना। तो इस तरह से हमने कहा था
कि समाज में ग्रोथ कर्व जो है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कर्व आना चाहिए जे शेप्ड, प्रैक्टिकली देखा गया आता है अंग्रेजी के ईएस के आकार का। मेरे जमाने में ऐसे सवाल पूछा गया था कि मान लो एक कल्चर प्लेट पर अगार अगार मीडियम के ऊपर हम किसी बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये बैक्टीरिया तो तुम जानते हो प्रति 20 मिनट में 1 से 2 बन जाता है। अब 20 मिनट तब हो पाएंगे, चाकू चल जाएगा, इनकी देखते देखते यहाँ 2 बैक्टीरिया हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है इस कल्चर प्लेट में भोजन की कमी हो जाए, नतीजा इनमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू हो जाए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई शुरू हो जाए कि भाई खाना हम खाएंगे, खाना तुम खाओ, नतीजा इसमें बहुत से बैक्टीरिया मारे जाएंगे, पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सवाल हमारे ज़माने में ये पूछा गया था कि अगर इस कल्चर प्लेट पर हम लगातार बाहर से न्यूट्रिएंट ऐड करते रहें तो बताओ ग्रोथ कर्व कैसा आएगा? तो आंसर था तो ग्रोथ कर्व जे शेप्ड ही आएगा। पास होता ना? इस तरह से हमने तुम्हें ग्रोथ रेट 2 तरह की बताई। कौन कौन सी? नंबर 1 बताई थी अरिथमेटिक, नंबर 2 बताई ज्योमेट्रिक। बात सुने, एक बात बताएं, किसी भी प्लांट पार्ट में ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए 2 शब्द बोले जाते हैं, 2 शब्द बोले जाते हैं अगर हम कंपैरिजन करें किसी प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ में। कौन कौन से 2 ग्रोथ? एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो भाई एब्सोल्यूट माने क्या होता है? जैसे कहते हैं शुद्ध एथेनॉल को एब्सोल्यूट एथिल अल्कोहल कहते हैं ना, जिसमें 100% C2H5 हो, उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, मतलब शुद्ध। शुद्ध माने शुद्ध मतलब समझते ना। और रिलेटिव माने होता है सापेक्ष, जिसमें किसी के रिलेशन में तुलना की जाए। जैसे मान लो हम दोनों समझाते हैं तो इसको ग्रोथ रेट पता है? तो ग्रोथ अभी क्या कहा था कि फाइनल पैरामीटर माइनस इनिशियल पैरामीटर और रेट बनाना है तो टाइम से भाग दे देते थे, तो ये ग्रोथ रेट बन जाती थी ना। तो ये जो फार्मूला है ये एब्सोल्यूट का ही है। और रिलेटिव में क्या है? हमें तुलना करनी पड़ेगी किसी चीज़ से। तो पहले तो यही हुआ कि फाइनल पैरामीटर माइनस इनिशियल पैरामीटर अपॉन टाइम, चलो ग्रोथ रेट तो ये भी हो गई, लेकिन इसमें इनिशियल पैरामीटर से तुलना कर देंगे तो ये बन जाएगी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। हाँ, परसेंटेज में आंसर निकालना हो तो 100 का गुणा कर देना, परसेंटेज निकल आएगा। चलो एक बार हम तुम्हें अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाएं। जैसे मान लो ये कोई पौधा है और इसकी ये कोई लीफ है और इसकी लीफ है, ठीक है, सुबह 10 बजे की बात है और हम तुम्हें बताएं कि मान लो इसका सरफेस एरिया, भाई लीफ के केस में हम लोग सरफेस एरिया देख के ग्रोथ पता करते थे। इसका सरफेस एरिया है मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ? 11 बज गया, इसी लीफ का है, चलो डायग्राम समझाने के लिए ऊपर बना ले रहे हैं। और मान लो जब 11 जब तक बजा तब तक हमने देखा, मतलब 1 घंटे में इसका सरफेस एरिया हो गया कितना हो गया? इसका सरफेस एरिया हो गया मान लो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर का हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 11 बजे तक, ठीक है, 11 बजे तक 1 घंटे में। इसी तरह मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें। ये कोई एक लीफ है और इसका साइज था सुबह 11 बजे मान लो था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया था, और जब तक 11 बजा यानी कि 11 बजा तब तक इसका मान लो साइज हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का 11 बजे के आसपास, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इधर 1 घंटे में किसने कितनी ग्रोथ की, कंपेयर करना चाहते हैं। चलो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ पहले निकाल के दिखाते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी होगी? तो आंसर फार्मूला क्या था? फाइनल पैरामीटर यानी कि फाइनल सरफेस एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इनिशियल पैरामीटर, इनिशियल सरफेस एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर अपॉन टाइम, समय कितना लिया हमने 1 घंटे का। तो ये आंसर परसेंटेज में निकालो, 100 का गुणा कर दो, तो ये आंसर आ गया कि इधर 1 घंटे में ऐसा लगता है इसने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति घंटा के हिसाब से वृद्धि की, ग्रोथ की। चलो इनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देख लें। इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आएगी फाइनल पैरामीटर यानी कि 55 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया माइनस इनिशियल पैरामीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया अपॉन टाइम हो गया 1 घंटे का। तो ऐसा लगता है इस पौधे ने भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति घंटा के हिसाब से अपनी ग्रोथ की। ये वास्तविक ग्रोथ हुई, शुद्ध ग्रोथ। लेकिन अब ये तुलना की जाए कि दोनों में से ज़्यादा मुनाफा किसने कमाया, यानी कि ज़्यादा तरक्की किसने की। रिलेटिव बात करें तो हम रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर पहले वाले पौधे के लिए निकालें तो ऐसा लगता है कि फाइनल पैरामीटर माइनस इनिशियल पैरामीटर अपॉन 1 घंटे का टाइम गुणे इनिशियल पैरामीटर ना, तो लगेगा 5/5 यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का
प्रति घंटा की इसकी ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। उस पौधे के लिए ज़रा देखो, ऐसा लगता है उसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट आएगी, कितनी आएगी ग्रोथ रेट आएगी, रिलेटिव ग्रोथ रेट आएगी कितनी, तो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 1 घंटे का टाइम इंटू 50, तो आएगा 5/50, लगभग 1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति घंटा का। समझ पाए? यानी कि ऐसा लगता है कि इसकी तुलना में बी वाले पौधे की तुलना में पहले वाले पौधे ने ज़्यादा तरक्की की। इसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति घंटा के हिसाब से रिलेटिव ग्रोथ हुई, उसकी इसकी तुलना में 1/10 ग्रोथ हुई, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई ना। तो इस तरह से ग्रोथ रेट कंपेयर करने के लिए मेरे पास 2 तरीके होते हैं, पास होते ना। इस तरह से ये छोटी मोटी कहानी खत्म हो गई। एक 3 शब्द हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, उसको बाद में पढ़ाएंगे। पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ पर कौन कौन से फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। पूरी बायोलॉजी में हम तुम्हें बताएं, चाहे तुमने इकोलॉजी ही क्यों ना पढ़ी हो, फैक्टर्स 2 ही प्रकार के पढ़ाए जाते हैं, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। तो हम भी यहाँ चाहे एबायोटिक फैक्टर्स पहले पढ़ा दें, एबायोटिक फैक्टर्स, और या इन्हीं को एनवायरमेंटल फैक्टर कह सकते हो भाई, जो हीट, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, विंड वेलोसिटी, ऑक्सीजन, ये सब वातावरण के होते हैं। चाहे इनको एनवायरमेंटल फैक्टर कह दो, चाहे इनको एक्सटर्नल फैक्टर कह दो, चाहे इनको एबायोटिक फैक्टर कह दो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो हमारे यानी कि प्लांट के अंदर ही है, तो उनको चाहे तो इंटरनल फैक्टर कह दो, चाहे इंट्रिंसिक फैक्टर कह दो, चाहे बायोटिक फैक्टर कह दो। चूँकि हम प्लांट पर आधारित पढ़ा रहे हैं, उनको प्लांट फैक्टर भी कह सकते हो ना। तो चाहे कुछ भी कहो, बात एक ही है। हम तुम्हें पहले एबायोटिक फैक्टर में पढ़ाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम तुम्हें सबसे पहले पढ़ाएंगे कि देखें ग्रोथ का वाटर का क्या रोल पड़ेगा होता है। तो देखो, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं कि जल ही जीवन है। प्रत्येक सेल में तुम जानते हो कि 70 से 90% तक पानी ही होता है, और पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो फ्लूइड मीडियम में ही तो होती हैं। तो पहला तुम यही कह सकते हैं कि पानी जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराता है। और तुमने सुना होगा कि जो सीड होता है उसके अंदर सबसे कम पानी होता है, मिनिमल वाटर होता है, मात्र 15%। इसलिए सीड में इतनी स्लो मेटाबॉलिज्म होती है कि समझ में नहीं आता है कि मर गया कि जिंदा है, सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेज से गुजरता है। तो पहली बात तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। दूसरी बात, प्लांट के केस में तो ये भी कह सकते थे कि जैसे जैसे प्लांट सेल के अंदर जो गुब्बारा था ना, जिसको हम लोग वैक्यूल कहा था, जैसे जैसे उसके अंदर पानी जाएगा वैसे वैसे एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन भी करा के ग्रोथ की। दूसरी बात है, ऑक्सीजन का क्या रोल है। तो भाई ऑक्सीजन नहीं बताएंगे, क्योंकि ग्रोथ मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप होती है और मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तीसरा फैक्टर हम चलो देख लें। मान लो जैसे हम तुम्हें पहले बताएं, चलो हीट, लाइट के बारे में बता रहे हैं, लाइट का क्या रोल है। तो अब तुम्हें नहीं बताएंगे लाइट के बारे में। देखो, पौधे के पास जैसे हम जितना ज़्यादा खाएंगे और खर्च ना करें, हमारी तोंद उतनी निकलेगी। तो हम लोग जैसे खाना बाहर से खाते हैं, और पौधे तुम जानते हो अपना भोजन धूप में खुद बनाते हैं। कि प्रोसेस का नाम क्या होता था? फोटोसिंथेसिस। और उसी दिन बताएंगे कि बेस्ट फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है। तो जो प्लांट जिस कलर का होता है उसके विपरीत कलर में वो बेस्ट फोटोसिंथेसिस करता है। चूँकि ज़्यादातर पौधे ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए रेड लाइट में बेस्ट करते हैं। अगर रेड एल्गी होते तो वो ग्रीन लाइट में बेस्ट करते हैं, ब्राउन एल्गी, समझना। तो इस तरह से हम लोग बताएंगे कि चूंकि रेड लाइट में बेस्ट फोटोसिंथेसिस होगी और जितना ज़्यादा भोजन होगा उतनी ज़्यादा वृद्धि भी होगी, इसलिए कह सकते हो रेड लाइट ग्रोथ के लिए भी सबसे बेस्ट है। लीस्ट फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन लाइट में, इसलिए कहते हो ग्रोथ के लिए भी सबसे घटिया लाइट है। याद आया? तो इस तरह से लाइट का इफेक्ट होता है। लाइट के बाद बात आई है मान लो टेम्परेचर की। तो अब हम टेम्परेचर को थोड़ी बताएंगे। जब एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ाया था उस दिन तुमसे कहा था कि मोस्ट बायोस किस टेम्परेचर रेंज के बीच जिंदा रहती है? 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जिंदा रहती है। तो हम तुम्हें बताएंगे, तो अगर कभी प्लांट कहीं है, अब कश्मीर में वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो पौधे को उतनी तेज ग्रोथ नहीं होगी। इस टेम्परेचर रेंज के बीच मोस्ट एंजाइम एक्टिव रहते हैं, पौधा भी खूब एक्टिव रहेगा, ग्रो करेगा। तो हम तुम्हें बताएंगे इस तरह से टेम्परेचर का भी फर्क होता है। हाँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा होता है किसी भी काम के लिए, तो हम तुम्हें बताते हैं
बेसिक थोड़ा याद रखने के लिए मोटा मोटा, कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री में सवाल लगाते थे P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2, तो ध्यान करो उस समय मास्टर साहब से कहते थे, मास्टर साहब गुरुजी टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड देना। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि इसको हम लोग केल्विन में बदलना आसान होता था। 27 डिग्री देना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड देना, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम जब टेम्परेचर मांगते थे तो उसको केल्विन बदलना आसान होता था। 273 जोड़ते 300 आ जाता था, 300 का टेबल 3 का गुणा हमें आसानी से कर लेते थे। तो हम लोग बड़ा क्विक सवाल लगा लेते थे। तो हम ये कहा करते थे कि कोई भी काम क्विक करना हो उसके लिए ऐसा लगता है 27 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर ही सबसे बढ़िया होता है ना। तो प्लांट ग्रोथ के लिए भी यही टेम्परेचर सब लगभग सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट बताएं? तुम भी जानते हो रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाती है। रूट में ग्रेविटी ग्रोथ को प्रमोट करती है और स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, तो स्टेम में ग्रेविटी ग्रोथ को सप्रेस करेगी ना। तो इस तरह से साथ ही साथ एक हेडिंग है न्यूट्रिएंट, ये थोड़ी अच्छी है, जान लो। न्यूट्रिएंट, मान लो कोई पौधा गमले में लगा है और उसमें हम भोजन डालेंगे। अरे भाई खाद डालते हैं तो वो पौधे का भोजन ही तो है। तो हमको पढ़ाया जाता था कि अगर इसमें नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट की सप्लाई करोगे, नाइट्रोजन तुम्हें पता हो अमीनो एसिड के फार्मूला में होता है CHNH2R, तो हमको ये पढ़ाया जाता था कि अगर नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट की सप्लाई पौधों को दोगे तो अमीनो एसिड आगे चल के प्रोटीन बदलेंगे, प्रोटीन सेल के प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। तो हमको ये कहा जाता था कि सॉफ्ट टिश्यूज ज़्यादा बनते हैं प्लांट में। और अगर हम कार्बन रिच न्यूट्रिएंट देते हैं तो सेलुलोज किसका है? ग्लूकोज का पॉलीमर, अर्थात और ग्लूकोज के फार्मूला में C6H12O6 यानी कि कार्बन आता है। तो हमसे कहा जाता था, हमें पढ़ाया जाता था कि कार्बन रिच अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई को करोगे तो पौधे में वुडी टिश्यू ज़्यादा बनेंगे, और अगर नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट सप्लाई करोगे तो उसमें सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा बनेंगे ना। इस तरह से ये फैक्टर्स जो है ग्रोथ पर प्रभाव डालते हैं। अब बात आई थोड़ा सा प्लांट फैक्टर की बात में, तो प्लांट फैक्टर में हम तुम्हें बताएंगे कुछ फैक्टर जैसे हैं इंट्रा सेलुलर, और इंट्रा माने होता विदिन, इंट्रा माने होता विदिन सेल के अंदर कुछ फैक्टर्स होंगे जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अरे तुम्हें हम क्या बताएं, तुम भी जानते हो जीन शब्द सुना। जैसे हम लोग कहा करते थे कि ये कोई प्लांट है, चलो इसके जीन है कैपिटल टी, और ये कोई प्लांट है, मान लो इसके जीन है स्मॉल टी, तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी ये इस पर भी डिपेंड करता है। और सोचो जरा, अगर चलो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कर दें तो हो सकता है ये इसकी वजह से ग्रो कर भी जाए, लेकिन ये वाला ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता था क्योंकि टालनेस का जीन नहीं होता था, इसमें रिसेसिव जीन होता था। तो इस तरह से इसमें तो हम वास्तव में जीन्स बताएंगे कि ग्रोथ के लिए जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब तुमसे सवाल यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे एक पौधा ड्वार्फ है, अब मान लो ये ड्वार्फ है तो ये तो कैसा है, ये स्मॉल टी ही होगा, जेनेटिक्स में बताएंगे। और बताया गया कि एक पौधा जो है न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से बौना रह गया, टाल प्लांट था, या ऐसे कह दिया जाए जिबरलिन ट्रीटेड टाल प्लांट है, जिबरलिन पढ़ाएंगे तो जिबरलिन ट्रीटेड टाल प्लांट होता है, तो ये अंदरूनी स्मॉल टी ही था, ड्वार्फ प्लांट को जिबरलिन छिड़क के टाल कर दिया गया। तो सवाल तुमसे ये पूछा जाएगा कि इनमें अगर क्रॉस कराया जाए एक जिबरलिन ट्रीटेड टाल में और एक वास्तविक ड्वार्फ में, आने वाली जनरेशन कैसी होगी? तो आंसर होगा आने वाली जनरेशन ड्वार्फ ही होगी, क्योंकि ये जीन्स की वजह से ड्वार्फ रह जाएगा। वो तो तुमने आर्टिफिशियली छिड़क के हार्मोन छिड़क के उसकी लंबाई बढ़ा दी थी ना। तो इस तरह से हम इंट्रासेलुलर हार्मोन फैक्टर्स में वास्तव में जीन्स के बारे में बात करेंगे। और फिर होते इंटरसेलुलर फैक्टर, इंटर माने इन बिटवीन टू, तो यहाँ क्या है, इंटरसेलुलर फैक्टर्स में कोई ऐसी चीज़ ग्रोथ को प्रभावित करेगी जो सेल के अंदर नहीं बाहर से कहीं से आती है। और इसमें तुम्हें हम पढ़ाएंगे तमाम सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अर्थात PGRs पढ़ाएंगे, ठीक ना। PGRs पढ़ाएं, इससे पहले 2-4 शब्द जो हमने कहा था अभी हम बाद में बताएंगे, उनके बारे में और बता दें। यहाँ पर 3 शब्द हैं, एक शब्द दिया होगा डिफरेंशिएशन, क्या दिया होगा? डिफरेंशिएशन, और एक दिया होगा डी डिफरेंशिएशन, और एक दिया होगा रीडिफरेंशिएशन। ठीक, देखो जरा तीनों में क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी है। तो हमने एक बड़ा सिंपल सा अपनी तरफ से एक डायग्राम बना रखा। मान लो ये कोई प्लांट सेल है और इसमें डिवीजन हुआ,
तो जाके तमाम सारी सेल बनी ऐसे। तो हमने तुमसे ये कहा था कि ऐसे सोचो, ये अभी बच्चा सेल है, जैसे हम लोग पैदा हुए थे तब बच्चा थे, और जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ रही थी, 2 साल, 4 साल के, 8 साल के, 10 साल के, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी हम लोग मैच्योर तो हो ही रहे थे, लेकिन याद करो उस समय डिफ्रेंशिएट भी हो रहे थे। भाई ध्यान हो, क्लास 8 तक क्लास के सारे बच्चे एक समान सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही 8 के बाद 9th में एडमिशन लिया तो बच्चों में डिफ्रेंशिएशन हो गया। किसी ने आर्ट के सब्जेक्ट ले लिए, किसी ने साइंस के सब्जेक्ट ले लिए, थोड़ा सा विभेदन हो गया। फिर हम लोग 9th किए, 10th किए, जैसे ही 11th में आए फिर हम लोगों में और डिफ्रेंशिएशन हो गया। उम्र तो बढ़ ही रही थी, मतलब मैच्योर हो ही रहे थे, लेकिन साथ साथ हम विभेदित हो रहे थे। उन्हीं साइंस में से किसी ने बायोलॉजी ली, किसी ने मैथमेटिक्स ले लिया ना, तो इस तरह से मैच्योरेशन के साथ साथ डिफ्रेंशिएशन हो गया। और पढ़ते 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 तुम मान लो एक दिन डॉक्टर बन गए ना, तो इस तरह से जब तुम पैदा हुए तब से लेकर डॉक्टर बनने तक ऐसा लगता है कहलाएगा डिफ्रेंशिएशन। क्या कहलाएगा? डिफ्रेंशिएशन कहलाएगा, तुम्हारा विभेदन कहलाएगा। ठीक, अब तुम्हारी डॉक्टरी की डिग्री आ गई मान लो, फिर सरकार को पता चला कि तुमने लगे रहो मुन्ना भाई की तरह फर्जी तरीके से डिग्री ले लिए, तो सरकार ने कहा कि चलो हमारी डिग्री वापस लाओ, फिर से पढ़ो जाके क्लास 1 में। तो DE किसी के नाम लगा दिया जाए, इसका मतलब रिमूवल होता है, जैसे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डीएमिनेशन। तो तुम अच्छे खासे एक सामान्य पुरुष से डॉक्टर नाम के पुरुष में बदल गए थे, विभेदित हो गए थे समाज में, लेकिन सरकार ने तुम्हारी डिग्री छीन ली और फिर से तुम्हें क्लास 1 में एडमिट कर दिया, अर्थात फिर से वहीं पहुंचा दिया जहां से चलना शुरू किया था ना। तो फिर तो तुम्हारी डिग्री छीन ली गई, तो स्पेलिंग में DE लगा दिया गया। DE माने रिमूवल, डिफ्रेंशिएशन को रिमूव कर दिया गया, फिर से ऐसा लगता बच्चा बना दिया गया। तो हमने कहा तो ये इस तरह से, और फिर तुमने पढ़ाई की। अब जरूरी अब की बार तुमने गुस्से में फिर से पढ़ाई की, और अब की बार सोचा कि हम चलो अब डॉक्टरी की डिग्री नहीं, हम IAS बन के दिखाएंगे ना। तो फिर से पढ़ोगे, क्लास 1, 2, 3 करते 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 तब जाके IAS बनोगे, यानी कि किसी नई जात में विभेदित हो जाओगे, पुनः विभेदित हो जाओगे। री माने पुनः होता है, पहली बार पढ़ाते तो विजन कहते हैं, दोबारा पढ़ाते तो रिविजन कहते हैं, इस तरह से। तो हमने तुमसे कहा था ये बन जाना। तो फिर समझो जरा, ये इस तरह से 3 शब्द होते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हें असली एग्जाम्पल लेके दिखाएं। जैसे हमने तुमसे ये कहा था कि मान लो ये कोई प्लांट टिश्यू है और यहाँ पर ये डिवाइडिंग सेल का मास है, अब एक ही बनाएंगे। अब इसमें डिवीजन हुआ, मान लो 1000, 2000 खूब सारी सेल्स बनेंगी। जैसे जैसे इसकी डॉटर सेल्स नीचे आई होंगी, तो अब हम तुम्हें जरा ऐसे क्रॉस सेक्शन बना के दिखा दें। तो जब ये सेल्स नीचे आई तो मैच्योर तो हो ही रही थी। इन्हीं में से कुछ सेल्स हो सकता है ऐसे एपिडर्मिस की सेल्स में बदल गई हों, इन्हीं में से कुछ अंदर की सेल्स एंडोडर्मिस की सेल्स में बदल गई हों, इन्हीं में से कुछ सेल्स कॉर्टेक्स के ऐसे सेल्स में बदल गई हो ना। तो इस तरह से सेल लगता है भांत भांत के परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट होती हैं। तो इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम से प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू बनता है वो एक प्रकार के डिफरेंशिएशन को दर्शाता है। ठीक, अब अच्छा खासा तुमने डिग्री ले ली, मतलब डॉक्टरी डिग्री ली, सरकार ने कहा जाओ फिर से डिग्री पढ़ो जाके क्लास 1 में, जैसे बचपन में पढ़े थे। अर्थात ये परमानेंट टिश्यू सेल्स बन चुकी थी, लेकिन इनमें फिर से इस सेल की तरह लक्षण आ जाए, डिवीजन की क्षमता आ जाए। क्या तुम्हें ये याद है जो कॉर्क कैम्बियम पढ़ाते थे वो यही कहते थे कि इनमें फिर से मेरिस्टेमेटिक नेचर की हो जाती थी। कॉर्क कैम्बियम का बनना प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल था, सेकेंडरी मेरिस्टम का? सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल था, याद आया? तो इस तरह से सेकेंडरी मेरिस्टम। अब जब ये कॉर्क कैम्बियम की सेल्स में पुनः डिवीजन होता था, हो सकता बाहर की तरफ सेल मैच्योर हो जाए अर्थात डिफरेंशिएट कर जाए तो कॉर्क कहलाती थी, अंदर की तरफ अगर डिफरेंशिएट हो जाए तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाती थी। जो कॉर्क या सेकेंडरी कॉर्टेक्स थे ये दूसरे नंबर के परमानेंट टिश्यू कहलाते थे ना। तो इस तरह से इनका बनना कहलाता था रीडिफरेंशिएशन। याद आया? सवाल ये है कि टिश्यू कल्चर में मेरे पास एक सेल है, जब हम तुम्हें वो पढ़ाएंगे साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन तब भी ये बात बताएंगे, और इसमें मान लो सेल डिवीजन हुआ तो रूट स्टेम लीफ बनना चाहिए था, लेकिन मान लो इन सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, ये रुई जैसी पैरेन्काइमेटर सेल्स का मास बना चला जाए जिसको हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? तो ये कैलस किस चीज़ का एग्जाम्पल क्या माना जाए? तो ये कहलाएगा अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास। यहाँ तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाया ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि 3 शब्द होते हैं, समझ पाए ना? फिर से एक बार कि बचपन से पढ़ पढ़ के पहली बार डॉक्टरी की डिग्री लेना, तो बचपन माने मेरिस्टम है ना, क्योंकि बचपन ऐसा होता है
कहा जाता है, ठीक है चलो अब छोड़ो इसको, कहा जाता है, एक शब्द लिखा है कि इन प्लांट ग्रोथ इज ए ओपन टाइप सिस्टम। ओपन टाइप सिस्टम समझते हो ना, जैसे लगता है खुला मैदान, समझाने के लिए बता रहे हैं। हालांकि तुमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम सब फिजिक्स में पढ़े होंगे, आइसोबारिक, एडियाबैटिक सिस्टम ऐसे सुने होंगे। ओपन टाइप, लेकिन हमारी भाषा में सुनो, ओपन टाइप माने वाले खुला मैदान। कहते हैं खुला मैदान पड़ा है, जितना दौड़ना दौड़ो, जितनी तरक्की करनी हो कर लो। तो ग्रोथ प्लांट में एक तो ओपन टाइप सिस्टम कहलाती है, क्योंकि तुम भी जानते हो पौधा, तुम्हारे पास खुला मैदान है, तुम्हें जितनी लंबाई बढ़ानी बढ़ाओ अनिश्चित काल तक ना। तो एक तो ग्रोथ एक कहलाती है। और जो डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन ये भी दर्शाता है कि प्लांट में डेवलपमेंट भी ओपन टाइप सिस्टम होता है। जैसे वहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं होता 3 इडियट पिक्चर की तरह कि भाई लड़के को इंजीनियर ही बनाना, इंजीनियर ही बनाना, इंजीनियर ही बनाना। पहले तो ऐसा लगता है क्लोज सिस्टम है, उसमें सीमा है कि हमारा बेटा हुआ तो इंजीनियर ही बनाना है। लेकिन जब बेटी के बेटा पैदा हुआ तो कह दिया तुझे जो बनना है, फुटबॉलर बनना, फुटबॉलर बन, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर। अब तुम्हारे लिए खुला मैदान है बेटा, तुम्हें जिधर डिफ्रेंशिएट होना है डिफ्रेंशिएट हो। तो यहाँ देखो ना, पहली बार कहाँ हो सकता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना हो, सेकेंडरी प्राइमरी कॉर्टेक्स बना हो, इंडोडर्मिस बनी हो, पेरीसाइकिल बनी हो, और फिर इन सेल्स में जब दोबारा डिवीजन की क्षमता आ गई तो हो सकता है अब की बार कॉर्क या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन गया हो। तो जो डेवलपमेंट होता प्लांट में, उसमें भी कोई दायरा लिमिट नहीं होती है कि कॉर्टेक्स की सेल्स में अगर डिवीजन की क्षमता आ जाए तो पुनः उनसे कॉर्टेक्स ही बनेगा, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कॉर्क बन जाए उनसे। तो इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स के केस में एक ओपन टाइप सिस्टम को दर्शाता है, ठीक है ना। अच्छा, हम तो बताएं, अब बात है ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है, हम जब से पैदा हुए और आखिरी सांस तक हमारे शरीर में जो जो परिवर्तन होंगे वही कहलाएंगे डेवलपमेंट ना। ऑल चेंजेज, क्या अंग्रेजी बड़ी कठिन है, ऑल चेंजेज दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। हम अपने जीवन में जिन जिन परिवर्तन से होते हुए जाएंगे वही सारे ग्रोथ कहलाते हैं, डेवलपमेंट कहलाते हैं। और वो हम चाहे तो डेवलपमेंट की स्टेजेज जो होती हैं, चाहे एक सेल पे समझा दें या पूरे ऑर्गेनिज्म समझा दें। चलो एक सेल पे समझा दे रहे हैं, मान लो ये कोई एक सेल है, ठीक है, और इसमें मान लो डिवीजन हुआ। ऐसा लगता है जैसे हम लोग पैदा हुए और जब डिवीजन हुआ बेशक 2 डॉटर सेल बनी होंगी, 2 डॉटर सेल बनी। ऐसे हो सकता है जैसे नहीं कॉर्क कैम्बियम या बैसिलर कैम्बियम होता है, इस सेल में तो हो सकता है पुनः डिवीजन होने चला गया हो ना, कोई बात नहीं। लेकिन ये सेल मान लो मैच्योर हो गई, तो मैच्योर होगी तो इसका पहले तो साइज बढ़ेगा। और साइज कैसे बढ़ता है? 2 तरीके से। एक, या तो इसमें खूब सारा सिंथेसिस हो जाए, प्लाज्मा का मतलब साइटोप्लाज्मा, इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो सकती है। और ये प्लांट सेल है तो इसमें गुब्बारा भी होता है, तो इसमें एक्सपेंशन भी हो सकता है ना। एक्सपेंशन में कुछ भी हुआ हो, दोनों काम हुए एक साथ हुए, हमें क्या लेना देना। चलो जिसकी वजह से ये सेल इतनी बड़ी हो गई, इसमें कुछ नया साइटोप्लाज्म बन गया और कुछ प्लाज्मा भी बन गया। अब हमने क्या कहा था कि हम लोग पैदा हुए, चलो 6-7 महीने हो गए, 1 साल हो गए। अब साथ साथ जैसे जैसे पढ़ने लिखने जाएंगे तब भी उम्र बढ़ेगी, अर्थात हम मैच्योर भी होंगे, परिपक्व, और साथ साथ डिफ्रेंशिएट भी होंगे। तो अब यहाँ 2 प्रोसेस और चलेंगे, कौन कौन से? मैच्योरेशन और डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। हो सकता है ये सेल अभी जो बताई था प्लांट का डायग्राम बनाएंगे कि आगे चल के कॉर्टेक्स की सेल्स में बदल गई हो, अर्थात किसी परमानेंट टिश्यू की सेल्स में बदल गई हो, एक्सपेंशन। और जब भी तुम जानते हो परमानेंट सेल्स बनती थी तो सेल वाल सेकेंडरी सेल वाली बन जाती थी, इतनी रिजिड हो जाती थी कि इसके बाद इस सेल का साइज बढ़ना बंद हो जाता था, मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेती थी ना। मत भूलना कि समय हमेशा आगे ही बढ़ता है, समय लौट के वापस नहीं आता है। लेकिन ये जो सेल है अब ये साइज में नहीं बढ़ सकती है क्योंकि ये परमानेंट हो गई, तो समय तो आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है सेल में डेवलपमेंट अब पीछे आ रहा। अर्थात जैसे जैसे हमारी जैसे 1 साल के थे लंबाई बढ़ रही थी, 2 साल के हुए, 18 साल के हुए, 21 साल तक जितनी ग्रोथ बढ़नी थी बढ़ गई। अब हम चाहे 70 साल 80 साल क्यों ना हो जाए, ओवरऑल हमारा जो बल्क है, बॉडी मास है, ये बढ़ेगा कि घटेगा? अब बढ़ेगा। गाल हो सकता है मदर टेरेसा की तरह सूखे छुआरा हो जाए, तो अब ओवरऑल हमारा साइज घटेगा ही। और इस गजब साइज इसका घटना शुरू हो जाएगा तो हम फिर क्या कहेंगे? लगता है बुढ़ापा आ गया है ना, तो इसको कहेंगे सेनेसेंस फेज, सेनेसेंस फेज कहेंगे। और इसके बाद ऐसा होगा कि राम नाम सत्य है, अर्थात डेथ हो जाएगी, समझना। तो समय तो आगे बढ़ता है जबकि डेवलपमेंट फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। इस तरह से हमने तुम्हें बताया था, चाहे एक सेल पे पढ़ा दें, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों में होता है ना, तो ऐसे ही एक सेल में भी होता है। यहीं पर मिलता जुलता एक शब्द दिया है
प्लास्टिसिटी क्या होता है डेवलपमेंट के दौरान। तो देखो ऐसे तो फिजिक्स तुम जानते हो कि इलास्टिक और प्लास्टिक शब्द बताती है। हुक्स लॉ वाले चैप्टर में ना वो कहती है कि रबर की गेंद इलास्टिक है, गीली मिट्टी प्लास्टिक है। लेकिन गांव में तो उल्टे ही मानते हैं, गांव में तो रबर की चीज़ होती है उसको प्लास्टिक कहा जाता है। और तो गाँव की भाषा से देखो याद रखने का तरीका है सिर्फ, गाँव की भाषा से याद रखो, प्लास्टिक माने ऐसा लगता है लचीलापन। और लचीलापन जैसे पापा तुमसे कहते हैं, पापा तुम्हारे प्रति लचीलापन दिखाएं कि बेटा तुम्हें ज़िंदगी में जो करना है करो, हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। तो पापा बड़ा लचीले हैं, जो बनना है बनो, चाहे जैसे उल्टे सीधे कपड़े करना हो, चाहे जैसे बाल कटवाओ। हमने देखा कभी बाल भांत कटा लेते, गजनी पे चढ़ाई तो पूरे बाल पे खोपड़ी रोड में बनवा लिया, फिर शौक लगा खड़े खड़े बाल कटवाने लगे। तो पापा बड़े तुम्हारे लचीले हैं। तो वैसा ही होता है प्लास्टिसिटी माने ऐसा लगता है लचीलापन। प्लांट भी अपने जीवन में लचीलापन दिखाते हैं, अपनी मार्फोलॉजी भांत भांत प्रकार के दिखाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली माने गड़बड़ प्रकार की पत्तियां होना। जैसे कुछ पौधे होते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की लीव्स दर्शाते हैं, और कुछ हैबिटेट के अनुसार भी होते हैं। जैसे रेननकुलस और लिम्नोफिला, ये एक्वाटिक प्लांट होते हैं पानी वाले। लिम्नोफिला हमारे ज़माने में पूछा गया था 96 में BHU में कि लिम्नोफिला कहाँ पाया जाता है। अरे लिम्नोलॉजी माने स्टडी ऑफ पॉन्ड, तालाब, और फिलिया माने लविंग, तो उसका नाम है बताता है ये तालाब लविंग पौधा है। तो हम तुम्हें बताएं जो प्लांट एम्फीबियस टाइप के होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, और उनमें कई बार ऐसा देखा गया कि जो पानी से ऊपर की पत्तियां होती हैं वो चौड़ी चौड़ी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिसीव कर सकें। लेकिन जो पानी के अंदर की पत्तियां होती हैं वो ऐसे फीता जैसी होती है ताकि वाटर के फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा ना करें। एक प्लांट में हैबिटेट की वजह से भांति भांति की पत्तियां होना, गड़बड़ प्रकार की पत्तियां होना, जो गड़बड़ होता है उसकी स्पेलिंग में हेट्रो लगा देते हैं, तो इस कंडीशन को हेट्रोफिली कहते हैं। अब जैसे धनिया का पौधा है, जब हमने देखा है कि धनिया का पौधा जब जस्ट उगता है तो उसकी पत्तियां कुछ अन्य प्रकार की होती हैं, और जब यही पौधा एडल्ट हो जाता है तो पत्तियां कुछ अन्य प्रकार की हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ टाइम में अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग प्रकार पीरियड पे अलग अलग प्रकार की पत्तियां दर्शाता है। तो इस तरह से हमने कहा जुवेनाइल लीव्स अलग होती हैं और ये मैच्योर लीफ एडल्ट प्लांट की लीफ अलग होती हैं। इस कहानी को कहते हैं हेट्रोफिली। प्लास्टिसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली कौन दर्शाता है? तो कोरिएंडर दर्शाती है, लार्किस्पर दर्शाता है, रेननकुलस दर्शाता है। बात समझ पे ना? इस तरह से ये छोटी मोटी सारी बातें खत्म हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे वो जो छोड़ रखा था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, बस अभी